अमेरिका और ईरान के बीच अब सबसे कुछ देर बाद ही शांति वार्ता शुरू होने जा रही है और पाकिस्तान में इस वार्ता का रखा गया वेन्यू। तो इसका नाम दिया गया इस्लामाबाद टॉक्स। लेकिन इस वार्ता को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। सस्पेंस इसलिए है क्योंकि ईरान ने वार्ता से पहले 2 शर्तें रख दी हैं, जिसके बाद दोनों देशों में टेंशन बढ़ गई है। ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गया है, लेकिन उसके ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि उसकी शर्तें पूरी नहीं हुई तो वो बातचीत नहीं करेगा। और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई में अमेरिका का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचने ही वाला है। लेकिन वार्ता से पहले ईरान की शर्तें सामने आने के बाद ट्रंप का पारा फिर से एक बार हाई हो गया है। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर इस्लामाबाद में बातचीत फेल हुई तो अमेरिका इस बार ईरान पर पहले से भी ज्यादा भीषण हमले करेगा और उनकी सेना ने इसकी तैयारी भी कर ली है। ईरान और अमेरिका की इस बातचीत में कतर और सऊदी अरब के साथ साथ खाड़ी के कई देशों के लीडर्स के भी साइड लाइन में मौजूद रहने की उम्मीद है। वहीं सूत्रों की माने तो पहले देशों के मध्यस्थों के माध्यम से ही बात करेंगे दोनों देश। अगले सब कुछ ठीक रहा तो फिर ईरान और अमेरिका के नेता एक ही टेबल पर आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन बैठक कहां होगी, कितने बजे होगी, कैसे होगी, बैठक में कौन कौन शामिल होगा, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। और यही वजह है कि जिस वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर है उसे लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिका ईरान में वार्ता से पहले दोनों पक्षों में तनातनी। ईरान ने रखी लेबनान सीजफायर की शर्त तो ट्रंप ने दे दी नई बारूदी धमकी। टेंशन में शहबाज मुनीर, इस्लामाबाद रावलपिंडी में लॉकडाउन। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता के लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ईरान की टीम देर रात इस्लामाबाद पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए खुद आसिम मुनीर मौजूद थे। लेकिन इस शांति वार्ता से पहले माहौल में टेंशन दिख रही है। इसकी वजह है ईरान की वो 2 अहम शर्त जो वार्ता से पहले अमेरिका के सामने रखी गई है। पहली शर्त, जब तक लेबनान में सीज फायर लागू नहीं होता तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी। दूसरी शर्त, ईरान के फ्रीज किए गए फंड जारी किए जाएं। ईरान ने साफ कर दिया है कि इन 2 शर्तों के पूरा होने के बाद ही अमेरिका से किसी तरह की बातचीत शुरू होगी। ईरान लेबनान में सीज फायर की मांग क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। नंबर 1, हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान समर्थित और हथियारों से लैस सबसे शक्तिशाली मिलिशिया है। दूसरा, अगर लेबनान में इजराइल के हमले जारी रहे और हिजबुल्लाह कमजोर होगा तो ईरान का क्षेत्रीय नेटवर्क टूट सकता है। तीसरा, लेबनान और यमन पर हमले रुकवाकर ईरान क्षेत्रीय युद्ध को खत्म करवाना चाहता है। वार्ता से ठीक पहले ईरान की 2 शर्त सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 टूक जवाब दे दिया है। But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve, and Jared. You have a good team, and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर धमकी देते हुए कहा कि अगर इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान बातचीत फेल होती है तो अमेरिकी युद्धपोत ईरान पर हमले के लिए तैयार है। जहाजों में सबसे आधुनिक हथियार लोड किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो इन हथियारों का पहले से जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान को यह समझ नहीं आ रहा है कि उसके पास अब कोई मजबूत विकल्प नहीं बचा है। ईरान फिलहाल सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करके दुनिया पर थोड़े समय के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान अभी सिर्फ इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वो बातचीत करना चाहता है। वो लड़ाई से ज्यादा फेक न्यूज फैलाने और पब्लिक रिलेशन संभालने में माहिर है।
ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान ने भी ट्रंप पर पलटवार किया। ईरानी फोर्स IRGC ने कहा कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है और वे किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल के बार बार भरोसा तोड़े जाने के कारण ये सतर्कता बरती जा रही है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा, जो दुनिया भर में तेल सप्लाई के लिए बेहद ही अहम समुद्री मार्ग है। दोनों तरफ से धमकियों के बाद भी दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका की तरफ से वार्ता करने के लिए उपराष्ट्रपति JD वेंस इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। We're willing to negotiate in good faith. We're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The president has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. इस वार्ता में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति JD वेंस, विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ, सीनियर एडवाइजर जेरेड कुशनर और सैन्य अफसर ब्रैड कूपर शामिल हैं। वहीं ईरान की तरफ से ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास आरागची और उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवांची शामिल होंगे। फिलहाल अमेरिका लेबनान के मुद्दे पर खामोश है। वहीं अमेरिका ईरान वार्ता से इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि इजराइल हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्म करके ही दम लेगा। אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. अब इसी तनातनी के बीच पाकिस्तान में वार्ता की तैयारी है, जिस पर सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। अमेरिका से वार्ता करने के लिए ईरान पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान पहुंचा है। ईरानी डेलीगेशन में कुल 86 लोग शामिल हैं। इनमें ईरान के राजनेता, ऑफिसर, एक्सपर्ट और मीडिया कर्मी शामिल हैं। डेलीगेशन की अगुवाई ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ कर रहे हैं। इसके अलावा डेलीगेशन में विदेश मंत्री अरागची, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 3 सदस्य, सेंट्रल बैंक के गवर्नर, 3 उप विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, संसद सदस्य और ईरान के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी शामिल हैं। डेलीगेशन में 2 खास लोग भी शामिल हैं। इसमें अली बागेरी कानी, जो SNSC के उप प्रमुख हैं। कानी को परमाणु वार्ताओं का गहरा अनुभव है। साथ ही मोहम्मद नबावियन, जो ईरानी संसद के सबसे कट्टरपंथी सांसदों में से एक हैं। नबावियन का बातचीत की मेज पर मौजूद होना इस बात का संकेत है कि इस समझौते को तेहरान की सबसे कट्टर आवाजों को भी संतुष्ट करना होगा। हालांकि बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में ईरान के 3 प्लेन उतरे हैं। केवल एक में डेलीगेशन के मेंबर थे, बाकी 2 प्लेन खाली थे। ईरान से खाली प्लेन अमेरिकी हमले से बचने और इजरायल को धोखा देने के लिए इस्लामाबाद लाए गए। और ऐसे में आसान भाषा में समझे तो वार्ता से पहले दोनों देशों की लीडरशिप में भरोसे की भारी कमी है। अमेरिका और ईरान के नेताओं के होने वाले इस बैठक से पहले पाकिस्तान का भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन ईरान की शर्तें सामने आने से पाकिस्तान की भी टेंशन बढ़ गई है। वार्ता से पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी को किला बना दिया गया है। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी दुकानें और बाजार बंद करा दिए गए हैं। हालात ऐसे हैं कि इस्लामाबाद आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में वार्ता होनी है। वार्ता के लिए VVIP डेलीगेट्स की लैंडिंग भी शुरू हो गई है। अगवानी करने के लिए खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर एयरपोर्ट पर मौजूद है, लेकिन वार्ता से पहले पाकिस्तान अलग ही टेंशन में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वार्ता में खुद को मध्यस्थ बता रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को ही नहीं पता है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच वार्ता होगी भी या नहीं। हालांकि वार्ता से पहले शहबाज खुद को पूरी दुनिया के सामने शांतिदूत बनने का प्रोपेगेंडा जरूर फैलाने में लगे। जो कल तक जंग में आमने सामने थे और खित्ता तबाही का मंजर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फ्रीकैन बातचीत के जरिए
मामलात को तय करने पर राजी हो चुके हैं। दोनों ममालिक की लीडरशिप इस्लामाबाद इंशाअल्लाह मौजूद होगी और पाकिस्तानी क़यादत इन मुज़ाकरात को कामयाब कराने के लिए अपनी हद्दुल मक़दूर कोशिश खलूस के साथ करेगी। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के नेताओं की वार्ता से पहले वार्ता के लिए आने वाले मेहमानों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान की सांसें हलक में अटकी हुई हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लॉकडाउन लगा दिया गया है। दोनों शहरों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी दुकानें और बाजार बंद करा दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी रेंजर्स और फौज की जवान तैनात हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कनेक्ट करने वाली सड़क और हाईवे बंद है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। जरूरत पड़ने पर लोगों को आईडी लेकर ही बाहर निकलने को कहा गया है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर में टेंशन का आलम यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर पुलिस लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करती घूम रही है। आज शाम 6 बजे से मंडे तक दुकानें बंद हैं। आज शाम को 6 बंद होंगी। कल जुम्मा है, हफ्ता तो आज दुकानें बंद रहेगी, मंडे को खुलेगी। कोई बंदा, कोई दुकान, कोई गोदाम, कोई भी किसी किस्म का शॉपिंग मॉल हो, सर्विस स्टेशन हो, होटल हो, बेकरी हो, कोई भी नहीं खोलेगा। अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर पाकिस्तान सरकार और सेना में डर इस कदर है कि सरकार और मुनीर की फौज मीडिया तक को कंट्रोल कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया को साफ साफ आदेश दिया गया है कि वो वार्ता को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे। जो सरकार की तरफ से बयान आएगा बस उसे ही रिपोर्ट किया जाए। इंटरनेशनली तो नैरेटिव बिल्डिंग बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन डोमेस्टिकली नैरेटिव बिल्डिंग का सत्यानाश हुआ है। अब जो हमारे फील्ड मार्शल साहब के गोइबल हैं, उन्होंने कल तमाम मीडिया मालकान को एक मीटिंग के लिए मदऊ किया। इन दोनों हजरात के बैठे हुए जनरल साहब जो गोया हुए, उन्होंने तमाम मीडिया मालकान को ये ऑर्डर जारी किया कि आप इस होने वाली समिट को, हमें पता है आप स्पेशल ट्रांसमिशन प्लान कर रहे हैं, आपने ये करना है, वो करना है, रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इन सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट आप इसको डायरेक्टली कवर नहीं करेंगे। आप कोई खबर जनरेट नहीं करेंगे। आपसे कोई भी बात करे, आपको कोई भी जराया जो है या जरिया आपको खबर पहुंचाएगा, आपने इसके ऊपर कोई बात रिपोर्ट एज योर ओन नहीं करनी। अमेरिका ईरान वार्ता में पाकिस्तान मध्यस्थ जरूर बन गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो अभी पाकिस्तान सरकार और सेना को ही नहीं पता है कि ईरान और अमेरिका के डेलीगेशंस के बीच बातचीत कहां होगी। वेन्यू को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस्लामाबाद के सीरीना होटल में बात होगी, कोई दावा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटरीट या इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर भी हो सकता है, या फिर दोनों के बीच किसी सीक्रेट मिलिट्री लोकेशन पर वार्ता होगी। खैर, अब वार्ता कहीं भी हो, पूरी दुनिया इस उम्मीद में है कि इस वार्ता से शांति का रास्ता निकलेगा। अमेरिका से बात करने वाले ईरानी डेलीगेशन में ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ भी शामिल है। गालिबाफ ने इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के लिए जाते समय प्लेन के अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, जिसमें उनके आसपास की खाली सीटें उन बच्चों की तस्वीरों से भरी हैं जिनकी मौत तब हो गई थी जब अमेरिका की एक टोमाहॉक मिसाइल मिनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर हमला किया था। ईरान ने अपने इस मिशन को मिनाब 168 नाम दिया। गालिबाफ के इस पोस्ट से यह साफ है कि ईरान अमेरिका से किस लेवल पर बातचीत करेगा, और जिस तरीके से गालिबाफ पाकिस्तान पहुंच रहे हैं अमेरिका के सितम का ये सबूत लेकर, ये साफ संकेत देता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब ईरान के साथ वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक इंटरनेशनल जल क्षेत्र है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता है। वो अगर हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश करेंगे तो मैं उसे खुलवा लूंगा। If they're doing that, nobody knows if they're doing that, but if they're doing that, we're not going to let that happen. A nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but
what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता की तैयारी हो गई है, लेकिन ये वार्ता जिससे एक मुद्दे पर बेनतीजा हो सकती है, वो अब भी जारी है। इजराइल का लेबनान पर हमले जारी हैं। इजराइल के लेबनान पर लेटेस्ट हमले का जो वीडियो सामने आया है, वो बेहद खौफनाक है। इजराइल ने यह हमला दक्षिणी लेबनान के निवातिये सिरेल में किया है। लेबनान की सरकारी एजेंसी का कहना है कि सरकारी बिल्डिंग पर हुए इस हमले में 13 लोगों की मौत हुई है। इजराइल का कहना है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के 4,300 ठिकानों को तबाह कर दिया। इन हमलों में हिजबुल्लाह के 1400 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। हालांकि अब खबर यह आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से लेबनान पर हमला ना या कम करने को कहा है। यानी कि जिस तरीके से इजराइल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, और अमेरिका ने अब इजराइल को रुकने की बात कही है। और इजराइल के हमले के जवाब में हिजबुल्लाह का भी पलटवार देखने को मिला। हिजबुल्लाह ने एक हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें लेबनान में इजराइल के एक टैंक को ड्रोन के जरिए हमला करते हुए दिखाया गया है। और ये इजराइल का मरकबा टैंक है, और इसके ऊपर देखिए कि ये ड्रोन आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद सीधे इससे टकराता है। अमेरिका ईरान के बीच वार्ता से पहले राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच में अहम बातचीत हुई है। यह बातचीत ईरान की उस शर्त के बाद हुई जिसमें ईरान ने बातचीत से पहले लेबनान में सीजफायर करने की मांग की थी। ट्रंप ने नेतन्याहू से लेबनान में हमले कम करने और तुरंत रोकने को कहा है। इसके साथ ही अब आईडीएफ को लेबनान में हमले के लिए नेतन्याहू की मंजूरी लेनी होगी। इस बातचीत के बाद इजराइल ने लेबनान पर हमले रोक दिए हैं। साथ ही ट्रंप के नेतन्याहू से बात करने के बाद इजराइल लेबनान के साथ साथ सीधी बातचीत करने पर भी सहमत हो गया है। नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों को बेरूत के साथ बातचीत शुरू करने का आदेश दे दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को रोकना है। और पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त महंगाई की मार भी देखने को मिली है। जनता शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। शहर शहर हाहाकार मचा है। जनता के विरोध को देखते हुए अब शहबाज सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करने का फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स को 55 रुपए से घटाकर शून्य कर दिया है। सरकार के इस फैसले से डीजल 135 रुपए सस्ता हुआ, यानी कि जो डीजल 520 रुपए में बिक रहा था अब वो घटकर 385 तक आ गया है। वहीं पर पेट्रोल के दाम में भी 80 रुपए की कटौती की गई है। इसके बाद 458 रुपए का पेट्रोल अब 378 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। वृंदावन में यमुना नदी में स्टीमर पलटने के घटना के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और करीब 18 घंटों से लापता लोगों की तलाश हो रही है। दरअसल प्रशासन के मुताबिक हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें 7 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। तो वहीं 10 के करीब लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो बचाए गए 14 लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हालांकि 5 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक सभी पर्यटक पंजाब से वृंदावन घूमने आए थे। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। नदी में एक साथ कई लोग बह रहे हैं। 2, 4 या 5 नहीं, बल्कि 20 से ज्यादा लोग यमुना में डूब रहे हैं। लगातार बचाने की गुहार लगा रहे हैं। चारों ओर चीख पुकार मची है और आसपास मौजूद लोग मदद करने में जुटे हैं। दर्दनाक हादसा यूपी के वृंदावन में हुआ, जहां यमुना नदी में एक स्टीमर पलट जाने से हड़कंप मच गया। जहां स्टीमर पर सवार श्रद्धालु हादसे से कुछ देर पहले भजन कीर्तन कर रहे थे। राधे राधे भजन गा रहे लोगों को पता भी नहीं था कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। थोड़ी ही देर बाद स्टीमर पलट गया और सभी लोग नदी में गिर गए। हादसा शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक हादसा वृंदावन के श्रृंगार घाट के पास हुआ, जहां स्टीमर पर सवार 37 लोग सैर कर रहे थे। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है,
जबकि लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू जारी है। वहीं 8 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें जो बोट थी, जो मोटर बोट थी जिसपे सवार थे, जो डूबी थी, उसको निकाल लिया गया है। पिछले 4 घंटे से ज़्यादा से ये ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि ये भी आशंका थी कि कहीं बोट के नीचे तो लोग नहीं फंसे हुए हैं। अभी तक जो डेथ टोल हमारे पास है वो 10 का ही है, जो पहले अवगत कराया गया था। उन सबका पोस्टमार्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है और उन सभी को सुरक्षित और ससम्मान उनके गंतव्य स्थान, जो उनके निवास स्थान है, वहाँ भेजा जा रहा है। लुधियाना से लगभग 132 लोग मथुरा वृंदावन में दर्शन करने आए थे, जिनमें से दुखद 10 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन का कहना है कि सभी के पार्थिव शरीर सरकारी खर्च पर उनके घरों तक पहुंचाए जाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। बाकी जितने जो बचाए गए हैं वो सब खतरे से बाहर हैं। अभी उनको जो भी विधिक कार्रवाई है वो करने के बाद उनको हम लोग वाहन से उनके गंतव्य स्थान पर अपनी देखरेख में भिजवाएंगे। ये सब हमारे परिवारीजन हैं और यहाँ हमारे अतिथि के रूप में, श्रद्धालु के रूप में वृंदावन दर्शन करने आए थे, मथुरा दर्शन करने आए थे और हम सभी लोग बहुत ही इस घटना से दुखी हैं। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। हादसे की तस्वीर से साफ है कि स्टीमर पर सवार किसी भी यात्री ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। साथ ही स्टीमर पर क्षमता से ज्यादा लोगों को भी सवार किया गया था। ऐसे में प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि लापरवाही बरतने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द जो भी मिसिंग है उनको हम लोग सर्च कर सकते हैं। सर देखिए, 5 मिसिंग मैंने पूर्व में ही बताया है। 5 लोगों की अभी क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि जो पूरा ग्रुप था उसमें 5 लोग अभी नहीं मिले हैं। तो उसमें से ये भी आशंका है कि उसमें से कुछ लोग इसमें डूब भी सकते हैं। तो उन्हीं का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डिटेल्ड एनालिसिस की जाएगी। जो भी गैप्स होंगे उनको प्लग किया जाएगा। बेहतर सेफ्टी नॉर्म्स रहें, ये सुनिश्चित कराया जाएगा। सर, किसकी लापरवाही दिखाई दे रही है इसमें? देखिए, अभी ये जांच का विषय है, इसके बारे में बाद में अवगत कराया जाएगा। डेफिनेटली इसमें जो है स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, जिनकी भी लापरवाही रही है या जिन्होंने नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, जिन्होंने सावधानी नहीं बरती है, उन सब के विरुद्ध जरूर। हादसे वाली नाव को देर रात बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरी रात जुटी रहीं। बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार ने अब रफ्तार पकड़ ली है। आज का दिन बंगाल चुनाव में प्रचार की और रैलियों के मामले में सुपर शनिवार बनने जा रहा है। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद बंगाल पहुंच रहे प्रधानमंत्री मोदी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो बंगाल बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अमित शाह का आज दूसरे दिन का दौरा रहने वाला है बंगाल में। वहीं सीएम ममता बनर्जी भी आज ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी, 4 रैलियां। एक तरफ बंगाल में रैलियों का जोर है तो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर के स्टिंग वीडियो पर बंगाल में सियासत तेज हो गई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरा प्रचार अब इसी के आसपास घूमने लगा है। बंगाल में तेज हुआ प्रचार, बीजेपी टीएमसी में वार पलटवार। घुसपैठ पर शाह बनाम अभिषेक, हुमायूं की स्टिंग पर सियासत तेज। बंगाल में सियासत का सुपर शनिवार, दीदी के गढ़ में मोदी का प्रहार। ये लोग पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। अभी मालदा में जो हुआ, ये घटना टीएमसी के इस महाजंगल राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। बंगाल चुनाव में हर एक बीतते दिन के साथ वार पलटवार तेज हो गया है। आज फिर बंगाल के रण में पीएम मोदी के निशाने पर टीएमसी और ममता बनर्जी होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल में आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम की पहली रैली बर्धमान, दूसरी मुर्शिदाबाद और तीसरी रैली दिनाजपुर में होगी। तो गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं।
तो सीएम ममता बनर्जी आज 4 रैलियों को संबोधित करने वाली हैं। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी आज 2 जनसभा और 1 रोड शो करने वाले हैं। जाहिर है इन रैलियों में आज टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिलेगी। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने घुसपैठियों के मामले में डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट की पॉलिसी का जिक्र किया तो लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का वादा भी किया। तो वहीं नॉर्थ 24 परगना की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए उसे 2 मुहा सांप बता दिया। भाजपा के भरोसे के आधार पर बंगाल की जनता नया रास्ता ढूंढेगी। ये भरोसा है कानून के राज का, ये भरोसा है व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा का, ये भरोसा है रोजगार का और ये भरोसा है सोनार बांग्ला के निर्माण का। দুমুখো সব দুদিকে ছোবল দেয়, এগুলোও ছোবল পেছনেও ছোবল। সাপকে বিশ্বাস করতে পারেন, নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। করলেন আর গেলেন। আসামে মনে আছে এনআরসি করে 19 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছিল, তার মধ্যে 13 লক্ষ ছিল হিন্দু আর 6 লক্ষ ছিল মুসলমান। তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিল। बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा बवाल हुमायूं कबीर के स्टिंग वीडियो पर मचा है, जिसको लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। भाई आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। ये ताकत तो जहां तक मुझे पता था बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी ने कहा था, अमित शाह ने खुद कहा था कि हम सच को झूठ, झूठ को सच, जिसको जैसा मर्जी, इट्स ऑन रिकॉर्ड, हम वीडियो बना सकते हैं। तो बीजेपी ने कहा था। अब अमित शाह अपना बात अगर मेरे ऊपर आरोप लगा देंगे वो शोभनीय नहीं है, और वो कहा है कि हम 20 साल ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है ही हैज स्निफ्ड द मूड ऑन द ग्राउंड। उनको समझ में आ गया है जिस तरीके से उन्होंने लगातार ये 6 महीने से लोगों को अत्याचार किया है, 20 साल बीजेपी को बंगाल में ऑपोजिशन में बैठना ही पड़ेगा। उनके पार्टी के साथ जो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर था AIMIM, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कल रात को। जब वही नहीं मान रहे कि ये AI जनरेटेड है, तो बाकी सब कैसे मान लेंगे? जब उनके अपने लोग नहीं मान रहे ये AI जनरेटेड है, सबको लग रहा है ये असली है। बंगाल में सियासत में वार पलटवार के बीच प्रचार का जोर है। कोई भी पार्टी विपक्ष के खिलाफ एक भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के बीच साधु संतों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि टीएमसी पार्षद ने भवानीपुर के भोलानंद आश्रम में साधु संतों के साथ बदसलूकी की। साधु सन्यासी सनातन के प्रचार के लिए अलग अलग जिलों से आश्रम पहुंचे थे और दोपहर के वक्त आश्रम में आराम कर रहे थे। उसी वक्त तृणमूल कांग्रेस के पार्षद असीम बसु समर्थकों के साथ आश्रम में पहुंचे और साधु को बीजेपी का एजेंट बताकर बदसलूकी करने लगे। साधु संतों के साथ बदसलूकी का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस केस में अब तक आधिकारिक रूप से पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। यहाँ का वार्ड काउंसिलर थे, वो वार्ड काउंसिलर 70 नंबर वार्ड के काउंसिलर है असीम बोस। अचानक एक बस के 13 मिनट में वो अपना कार्यकर्ता को लेके आया। यहाँ पर 25-30 कार्यकर्ता थे साथ में उनका। आकर के यहाँ चिल्लाने लगा, बहुत मेरे नाम से पुकार के चिल्लाने लगा। बोले हाँ यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। हमने क्या नहीं चलेगा? बोले ये साधु लोग क्यों हैं यहाँ पर? ये लोग साधु है कि बोले उल्टा सीधा बोलने लगे ये लोग। तो मैंने बोला भाई साधु महात्मा लोग है, दोपहर का आया यहाँ पर बरामदा में बैठे हैं, ये क्या दिक्कत है? बोला नहीं ये लोग नहीं रुक सकते हैं यहाँ पर, ये लोग बीजेपी के प्रचार करने लगा। तो उसने उल्टा सीधा बोलने लगा। तो फिर यहाँ पर ये 2-3 महात्मा यहाँ पर बैठे थे,
इनसे बदसलूकी करने लगे। और उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है। यूपी में करीब 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। एसआईआर से पहले राज्य में करीब 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, अब घटकर 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार के करीब अब पहुंच गए हैं। खास बात तो यह है कि फाइनल लिस्ट में भले ही 2 करोड़ 5 लाख वोटर्स के नाम कटे थे, लेकिन यह जनवरी में जारी ड्राफ्ट लिस्ट से ज्यादा है। 6 जनवरी को जब ड्राफ्ट लिस्ट आई तो उसमें 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कट गए थे, लेकिन फाइनल लिस्ट में करीब 84 लाख वोटर्स बढ़ गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट में वोटर्स की सही मैपिंग नहीं हो पाई थी, इसीलिए तब ज्यादा लोगों के नाम कट गए थे। बीएलओज ने घर घर जाकर मैपिंग की। राजनीतिक पार्टियों ने भी मुहिम चलाई और इसका असर हुआ। जिन 84 लाख वोटर्स के नाम कटे थे वो दोबारा वोटर लिस्ट में जुड़ गए। अखिलेश यादव ने फाइनल वोटर लिस्ट में सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने कहा कि पहले बंगाल में चुन चुनकर तृणमूल कांग्रेस के वोट काटे गए, अब उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। आप बंगाल देखिए ना, क्या किया बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर और चिन्हित करके, ये देख करके कि किस बूथ पर बीजेपी हारती है उसी पे दूसरी पार्टी के वोट कटवा दिए। और मैं आपको लखनऊ का, यूपी का उदाहरण दे सकता हूं कि जहां पर बीजेपी ने अपनी आईटी सेल के माध्यम से एक जो दस्तखत नहीं करना जानता था, नंदलाल निषाद, उसके फर्जी दस्तखत करके बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का वोट कटवाया। और ये जब जानकारी हम लोगों ने सामने लाने का काम किया, अभी तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करना चाहता है। चुनाव आयोग बीजेपी के सारे पे काम कर रहा है। और ये एक उदाहरण नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ने काम किया है।